जोहार एंड जैन दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को कल ही बताए थे कि आज आप लोग का मैराथन साइंस का क्लास चलने वाला है, ठीक है। जो कि आप लोग को झारखंड मिला सुपरवाइजर और जेसीसी सीजीएल एग्जामिनेशन के मद्देनजर आप लोग के लिए लाया गया है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों आप लोग का प्रश्न देखने को मिलेगा और जो जो भी आप लोग को प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था उन्हीं क्वेश्चनों को लेके आए हैं दोस्तों, जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों इस क्लास के इस मैराथन के दौरान आप लोग को हम बतलाएंगे कि आप लोगों को कौन सा टॉपिक से पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ठीक है। वही टॉपिक, जो टॉपिक बताएंगे दोस्तों, वही टॉपिकों में से आप लोग का एग्जामिनेशन में आएगा, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों आप लोग 100% प्रश्न पूछा जाने वाला है, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन्हीं में से आप लोग को उठा के ले आए हैं, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी में से आप लोग का आता है। किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को देखना बहुत ही जरूरी है। उससे आइडिया लग जाता है कि किस टाइप का जेसीसी द्वारा, जेपीएससी द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है ना। एक प्रकार का आइडिया लग जाता है कौन सा टॉपिक से आता है प्रश्न, नहीं आता है, इससे एक आइडिया लग जाता है, ठीक है। तो अभी तक आप लोग इस चैनल में नए होंगे तो बोलेंगे जोहार एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी इसी प्रकार का वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग की और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा, ठीक है। तो जितने कोई भी आप लोग फटाफट जुड़ जाइए और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुँच सके, ठीक है, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। देखिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों देखिए, मंजिल उन्हीं को मिलता है जिनका सपना होता है, गोल होता है, ड्रीम होता है। जिनका सपना ही नहीं होगा, ड्रीम ही नहीं होगा, गोल ही नहीं होगा, उनको कभी सफलता प्राप्त ही नहीं होगा, ना उसको कभी मंजिल मिलेगा, है ना। देखिए, पंख तो पंछी का भी होता है, उड़ लेता है, लेकिन असल जीवन में उड़ना है तो आपको हौसलों से ही उड़ान आप लोग को भरना होगा, ठीक है। आप लोग का अगर ड्रीम रहेगा, गोल रहेगा, अगर सपना रहेगा कोई चीज़ को पाने के लिए, तो आप लोग निश्चित रूप से उसमें आप लोग को पहुंच जाएगा। बस आप लोग को 100% उसमें आप लोग को देना होगा। किसी भी फील्ड में अगर आप लोग सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, 100% दीजिए, आपका बिल्कुल सफलता प्राप्त होगा, मंजिल मिलेगा। आप 100% दीजिएगा ही नहीं, खुद में बेईमानी कीजिएगा तो कभी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज की क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज की फर्स्ट नंबर प्रश्न है आप लोग का। देखिए, एक बेरंग, बेस्वाद और गंधहीन पदार्थ है जो सभी प्रकार के जीवन के लिए आवश्यक होता है। कौन सा होता है? ऑक्सीजन, पानी, वायु, कार्बन। तो बताइए, एक ऐसे बेरंग, बेस्वाद, गंधहीन पदार्थ का नाम बताना है जो कि जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है, उसके बिना हम लोग जीवित ही नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पानी। क्या पानी का कोई रंग होता है? बताइए, क्या पानी का कोई रंग होता है? पानी का कोई रंग ही नहीं होता, इसीलिए उसको बेरंग बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए दूसरा नंबर में यहाँ पे डैश दिया हुआ है। उसके बाद देखिए, VHF का पूर्ण नाम, यानी कि इसका फुल फॉर्म बताना है। देखिए हिंदी में लिखा हुआ है बहुत भारी आवृत्ति, बहुत उच्च आवृत्ति, चर उच्च आवृत्ति, बहुत उच्च आवृत्ति। तो देखिए, इसका आप लोग हिंदी पहले जान लीजिए, ठीक है। तो देखिए, इसका हिंदी होता है VHF का, इसका होता है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, तो इसका हो जाएगा बहुत उच्च आवृत्ति। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, आवृत्ति वे रेडियो आवृत्ति होती है जो 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक होती है, और इसे हम लोग मीटर बैंड या तरंग भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए मानव शरीर से सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? थायराइड, जिगर, अग्नाशय, पिट्यूटरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि जिगर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों और जिगर है। जिगर को देखिए हम लोग यकृत भी बोलते हैं और लीवर भी बोलते हैं, राइट। और इसका बात करते हैं यकृत का, यानी कि जिगर की बात करते हैं, इसका औसत भार होता है 1.6 किलोग्राम। और पौंड की बात करते हैं, पौंड में देखिए 3.5 पाउंड हो जाएगा।
ठीक है। और देखिए यकृत जो होता है अमोनिया को यूरिया में बदलता है। यकृत क्या करता है, अमोनिया को किस चीज़ में बदलता है, ये तो यूरिया में बदलता है, ठीक है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। यहाँ से एंजियोटेंसिन रसायन निकलता है जो कि किडनी यानी कि वृक्क के कार्य प्रणाली में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट है 4 नंबर में देखिए दिया हुआ है, लेंस की ऑप्टिक शक्ति के माप की एक इकाई को क्या कहा जाता है। मिलीमीटर कहा जाता है, सेंटीमीटर, डिप्टी और आयोप्स्टर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक होता है हुआ है, डायोप्टर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डायोप्टर। देखिए ये है आपका प्रकाश चैप्टर से लिया गया, ठीक है। फिजिक्स का ऐसा चैप्टर है प्रकाश, यह भारत के किसी भी एग्जामिनेशन का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आप लोगों को प्रकाश से प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्रकाश। तो लेंस की ऑप्टिक का शक्ति की इकाई मात्रा होता है डायोप्टर होता है, ठीक है। क्या होता है, डायोप्टर होता है। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का, देखिए 5 नंबर में, परमाणु नाभिक की खोज किसने की। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, थियोडोर स्वाइन ने, मैथियास जैकब ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड। परमाणु नाभिक की खोज किसने की है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, ठीक है। देखिए किसी भी परमाणु यानी कि न्यूक्लियस के केंद्र में नाभिक उपस्थित रहता है, यानी कि परमाणु के केंद्र को भी नाभिक कहते हैं। परमाणु के केंद्र को क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, ठीक है। और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। पूछा जाता है कि परमाणु के नाभिक में क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। और देखिए नाभिक की खोज की बात करते हैं तो देखिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कब किया था, तो 1911 ईस्वी में। ये प्रश्न पूछा गया है कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक की खोज कब की थी, तो 1911 ईस्वी में इन्होंने किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 6 नंबर में। 6 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, जंग को रोकने के लिए स्टील या लोहे के लिए एक सुरक्षात्मक फोटिंग लगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। गैल्वेनीकरण, घनीभवन, काला करना, पेसिवेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि गैल्वेनीकरण कहा जाता है। ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए जंग को रोकने के लिए लोहे या स्टील से बने सामानों पर जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती है, जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है, जिसे यश लपेदन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। देखिए ऑप्शन में आपको यश लपेदन भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। तो आप वो उसमें टिक लगा दीजिएगा, है ना। देखिए और यह लेपन लोहे या स्टील से बने सामान को वायु में स्थित ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोकता है। क्या करता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोकता है वायु में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग को दिया हुआ है 7 नंबर में, डैश एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीजन डैश के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता और ऊष्मा उत्पन्न करता है। ऑप्शन में दिया ज्वलन, ऑक्सीकरण, उत्प्रेरक, दहन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका दहन, जो कि बिल्कुल, और डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होती है, ठीक है। किसी भी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर क्या होता है, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, और इसे ही हम लोग दहन कहते हैं, ठीक है। देखिए उदाहरण के लिए आप लोग मान लीजिए, देखिए कार्बन है, ठीक है। कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन को वायु में अगर हम लोग जलाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन C से सूचित किया जाता है प्लस ऑक्सीजन O2 से, ठीक है। तो देखिए इसमें रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग क्या बनेगा, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और इसमें ऊष्मा और प्रकाश भी बनता है, और इसमें आप लोग का ऊष्मा और प्रकाश भी बनता है, राइट। नेक्स्ट है, चलिए देखिए 8 नंबर में है, स्थिति और धरती की संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए। स्थिति और धरती की संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है। भूगर्भशास्त्र, नेफ्रोलॉजी, मिट्टी संबंधी विद्या, वायरोलॉजी। देखिए एक स्टडी से रिलेटेड आपका प्रश्न 100% रहेगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट स्टडी से रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन साइंस का कर लीजिएगा, ठीक है। और हम ऑलरेडी आप लोग यूट्यूब में करवा चुके हैं, ठीक है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा।
तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा भूगर्भ शास्त्र, ठीक है। स्थिति और धरती की संरचना के अध्ययन को भूगर्भ शास्त्र कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए इसमें ठोस पृथ्वी का निर्माण करने वाली सेलों और उन प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत पृथ्वी संबंधी अनेक विषय आ जाते हैं, जैसे कि खनिज हो गया, तलछट विज्ञान हो गया, भूमापन और खनन इंजीनियरिंग हो गया, ये सब आप लोग का आता है, राइट। चलिए नेक्स्ट है, देखिए देश तापमान पर सभी पदार्थों में शून्य थर्मल ऊर्जा होती है। कितने में सभी पदार्थों में शून्य थर्मल ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए 273 डिग्री सेल्सियस, बी में दिया हुआ -273 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सी में दिया हुआ है 273 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी में दिया हुआ -273.16 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि -273.16 डिग्री सेल्सियस इसका बिल्कुल और राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का 10 नंबर में। 10 नंबर में देखिए दिया हुआ है, बोना रूप में बढ़ते पेड़ों की प्राचीन कला को क्या कहा जाता है। बोनसाई, पेड़ आकार, लघु रूप, पुकट्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बोनसाई, ठीक है। बोनसाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए बोनसाई जो है ये आपका जापानी भाषा के एक शब्द है जिसका अर्थ होता है बोने पौधे, यानी कि जो छोटा पौधा रहता है उसको बोना बोला जाता है, राइट। देखिए बोनसाई पौधे कम गहरे बर्तन जैसे कि ट्रे आदि में उगाकर वृक्ष की वृद्धि को अवरोध कर बौना बनाया जाता है, जिसमें उस वृक्ष की सभी विशेषता बनी रहती। भारत में बोनसाई का प्रचलन देखिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, श्री वीपी मल्होत्रा ने की थी। भारत में बोनसाई का प्रचलन किसने किया था। ये वीपी मल्होत्रा जो कि दिल्ली के रहने वाले थे, ठीक है, इन्होंने ही किया था। चलिए नेक्स्ट है 11 नंबर में, ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता, यानी कि अभिक्रिया कौन नहीं करता। हीलियम नहीं करता है कि बोरिलियम नहीं करता है कि क्रोमियम नहीं करता है कि ईडियम नहीं करता है। तो बताइए कौन नहीं करता है। तो देखिए हीलियम जो कि एक अकीर्य गैस है, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, राइट। और देखिए हीलियम की बात करते हैं तो ये दूसरी और सबसे हल्की गैस है, ठीक है। और सबसे हल्की गैस कौन है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और सेकेंड नंबर में हीलियम आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, चेचक के वैक्सीन की अग्रणी कौन है। एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, लॉर्न बेविंग, अल्बर्ट कॉन्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर, ठीक है, जो कि 1776 ईस्वी में इस टीके की खोज किया था। चेचक वैक्सीन की खोज किसने किया था। एडवर्ड जेनर ने। कब। तो 1796 ईस्वी में। इस डेट को आप लोगों को नोट डाउन कर लीजिएगा, 1796 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट है, देखिए बेरी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। देखिए रोग से संबंधित आपका एक प्रश्न 100% रहेगा, तो रोग से संबंधित आप लोग देख लीजिएगा। देखिए ऑप्शन दिया हुआ पायरिडॉक्सिन, कैल्सीफेरॉल, थाइमिलन, राइबोफ्लोविन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका थाइमिलन हो जाएगा, ठीक है, जो कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए बेरी की कमी के कारण होता है, ये थाइमिलन की कमी के कारण होता है, ठीक है। देखिए भ्रूण की जो विकास है उसके लिए थाइमिन बहुत ही आवश्यक है, और यह एक विटामिन है और इसे विटामिन के अन्य प्रकारों के और साथ भी लिया जा सकता है, ठीक है। कई मल्टीविटामिन या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स उत्पादों में भी और थाइमिन पाया जाता है, राइट। नेक्स्ट चलिए 14 नंबर में, देखिए इनमें से सबसे अधिक लचीला धातु कौन सा है। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से आप लोग छांट के बताना है कि कौन सा लचीला धातु है। लोहा, सोना, पारा, पेलोडियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि सोना, ठीक है। इनमें से सोना सबसे लचीला धातु है। चलिए नेक्स्ट है
15 नंबर देखिए, जब 3D छवियों का प्रक्षेपण 2D सतह पर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? होलोग्राम कहते हैं कि होलोग्राफ कहते हैं कि होलोमार्क कहते हैं कि होलो इमेज कहते हैं? तो क्या कहते हैं मित्रों? तो इसको हम लोग होलोग्राम कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए होलोग्राम जो होता है ये आप लोग फोटोग्राफ की तरह ही होता है, जो कि 3D प्रतीत होता है, यानी कि दिखाई देता है। होलोग्राम की आविष्कार की बात करते हैं तो ये हंगेरियन भौतिकी विज्ञान डेनिस गेबर ने कब किया था? 1947 ईस्वी में किया था। ठीक है, और विकसित 1960 ईस्वी में इसको किया गया था। चलिए नेक्स्ट है 16 नंबर में, देखिए UH बैंड की रेंज कितना होती है? 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज, या फिर बी में दिया हुआ है 49 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज, या फिर सी में दिया हुआ है 900 मेगाहर्ट्ज से 952 मेगाहर्ट्ज, या फिर डी में दिया हुआ है 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। तो इसका जो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, देखिए UHF का इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, इससे आपका प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इसका होता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या होता है? अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। ये सब आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। देखिए 17 नंबर है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र, मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी। सबसे चमकीला ग्रह से एक आपका प्रश्न पूछा जाता है। ये कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी नहीं भी पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप लोग समय रहेगा तो ग्रह से संबंधित आप लोग प्रश्न को देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए 70% पूछा जाता है और 30% ही चांस रहता है कि नहीं पूछा जाता है। इसको अपने असर से कर लीजिएगा। तो बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह क्या है? शुक्र है, और इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। पूछ देगा कि भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को भोरे की तारा भी कहा जाता है। राइट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, कीड़े के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए आप लोगों को फिर से बोल रहे हैं, अध्ययन से संबंधित आपका प्रश्न देखने को मिलेगा। तो बताइए कीड़े के अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षी विज्ञान, जल विज्ञान, कीट विज्ञान, जीव विज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कीट विज्ञान कहा जाता है, जो कि सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो होता है 6 पैर वाले जीवों का भी अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट चलिए 19 नंबर में देखिए क्या दिया गया है, किसी अन्य जीवत जीव डेस कहा जाता है पर जीवित रहने वाला एक जीव है। ठीक है, देखिए वैसे जीव को नाम बताना है जो कि दूसरे जीवों पे ये भोजन के लिए आश्रित रहता है। सूक्ष्म जीव, परजीवी, सभोजित्व, होस्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, और बिल्कुल 19 का राइट आंसर हो जाएगा परजीवी। परजीवी मतलब दूसरे जीवे पर जो आश्रित रहते हैं उसके, और उसको परजीवी कहते हैं। ठीक है, जो कि दूसरे जीवों से अपना भरण पोषण करते हैं, वही बताए हैं, और उन्हीं के द्वारा अपनी संख्या भी बढ़ाते हैं। जैसे कि देखिए परजीवी में देखिए एग्जाम्पल आप लोग देखिए जोंक। ठीक है, आप लोग जाइएगा बरसात के दिन में खेत में, तभी जोंक आप लोग देखने को मिलेगा। एंटी अमीबा हो गया, ये भी परजीवी का एक प्रकार है, एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सब दूसरों जीवों पे आश्रित रहते हैं, खुद से ये सब भोजन नहीं प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है देखिए, फिल्टर का उपयोग करके किस तरह से निलंबित सामग्री हटाने की फिल्टर का उपयोग करके हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उबलना, ऊर्ध्वपातक, बुवाई, निस्पंदन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका निस्पंदन, जो कि डी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यह एक प्रक्रिया है तरल से, देखिए तरल से ठोस पदार्थ को हटाकर शुद्ध तरल प्राप्त करने के लिए इसमें किया जाता है निस्पंदन का प्रयोग। छानना वही हुआ, निस्पंदन मतलब क्या होता है? छानना। चलिए नेक्स्ट है, देखिए आप लोग के लिए एक लेके आए हैं क्वेट्स। देखिए शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती है, भले वो किसी भी तरह ग्रहण की गई हो। सही बात है, शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाता है। ठीक है, आप सभी को बताए थे कि चुनाव, लोकसभा का चुनाव हो रहा था उस समय कि आप लोग तैयारी कीजिए, लेकिन आप लोग को और चाहिए कि एग्ज़ाम डेट घोषित होगा तब तैयारी करेंगे।
तो देखिए आप लोग परिणाम भुगत रहे हैं। इसीलिए बोल रहे शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाता है, ठीक है। जो भी आप लोग समय मिलता है उसका सही उपयोग कीजिए, लेकिन आप लोग नहीं, एग्ज़ाम कर रहे हैं। तो देखिए अब एग्ज़ाम डेट आ गया तो आप लोग और परेशान हैं, आप लोग अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है। मेरा बात तभी से माने हुए रहते तो आप लोग का आज ये स्थिति नहीं होता, लेकिन फिर भी आप लोग अभी भी तैयारी कीजिए, ठीक है। कहा जाता है ना, जब जागे तब सवेरा, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए और हमेशा पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम हो या ना हो इसमें कोई नहीं टेंशन लीजिए, आप पूरा सिलेबस को खंगाल के रखिए। जब भी एग्ज़ाम लेगा तभी आपको उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अभी आपको जितना मेहनत करना पड़ रहा है, अगर आप पहले से मेहनत किए हुए रहते तो आपको अभी उतना मेहनत नहीं करना पड़ता, ठीक है ना। इसीलिए आप लोग पहले से बोल रहे थे, पहले से तैयारी कीजिए, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग दिया हुआ है 21 नंबर में, दूध की घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? लेक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, भूकंपमान मीटर। तो बताइए दूध को मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका लेक्टोमीटर। क्या हो जाएगा? लेक्टोमीटर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूध की घनत्व लेक्टोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। हाइड्रोमीटर से देखिए दोस्तों अपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। बैरोमीटर से वायु दाब को मापा जाता है। और एक होता है सिस्मोग्राफ, ठीक है। सिस्मोमीटर में ये भूकंप को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? भूकंप को। चलिए नेक्स्ट है 22 नंबर, सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी, आर्क, उल्मर धमनी, धमनी काऊ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महाधमनी। सबसे बड़ा धमनी कौन सा है? महाधमनी है, ठीक है। और ये शरीर का सबसे बड़ी और मुख्य धमनी भी है, जो कि हृदय के बाएं नीलय से आरंभ होता है। इसमें ऑक्सीजन मिश्रित रक्त और सभी शरीर की ऊतकों में ऑक्सीजन का संचारण ये करता है। कौन? तो महाधमनी। चलिए नेक्स्ट है 23 नंबर में, डिप्थीरिया शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करती है? बताइए डिप्थीरिया शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करती है? थायराइड को, मूत्राशय को, हृदय को, या फिर गला को? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये गला को प्रभावित करता है डिप्थीरिया, ठीक है। डिप्थीरिया की बीमारी है जो कि किसको प्रभावित करता है? ये गला को करता है। और ये जो डिप्थीरिया रोग है एक संक्रामक रोग है, ठीक है। और यह रोग जो होता है कोराइन, देखिए नोट डाउन कर लीजिएगा, कोराइन बैक्टीरिया डिप्थीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? कोराइन बैक्टीरिया डिप्थीरिया के कारण होता है। और यह मुख्य रूप से देखिए गले और ऊपरी वायु मार्ग जिससे आप सांस लेते हैं उसको ये संक्रमित करता है, ठीक है। और जैसे टॉक्सिन हो गया, ये सब अंग को भी प्रभावित करने का यह कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसका पीएच स्तर क्या रहता है? 6, या फिर मोर देन 6, या फिर लेस देन 6, या फिर 7। देखिए मोर देन का मतलब क्या होता है? 6 से अधिक, लेस देन मतलब 6 से कम। तो बताइए जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसका पीएच मान क्या रहता है? तो बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लेस देन 6, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 25 में देखिए आप लोग दिया हुआ है, उच्चतम उबलते बिंदु वाला धातु कौन सा है? टंगस्टन, इथेनॉल, निकल, प्लेटिनम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टंगस्टन की गलनांक बिंदु देखिए आप लोग का 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका देखिए 26 में है डेस, ज्वार शक्ति के उदाहरण कौन है? अनव्यय संसाधन, भूताप्य ऊर्जा, पुनः प्राप्ति ऊर्जा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुनः प्राप्ति ऊर्जा, यानी कि जिसको हम लोग फिर से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? सौर ऊर्जा, इससे हम लोग फिर से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। सूर्य किरण, वायु, ये सब आप लोग का क्या है? पुनः प्राप्त ऊर्जा है, यानी कि ज्वारी ऊर्जा है। चलिए नेक्स्ट है स्नेहन डैश का एक आम तरीका कौन सा? घर्षण बढ़ाता है, बल को कम करना, घर्षण को कम करना, फोर्स बढ़ाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये घर्षण को कम करना, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का देखिए दिया हुआ है, शेर पूंछ मकाक प्रजाति किस प्रजाति का है? अल्पाका, विकुना पैकोज,
और बी में दिया हुआ एंडेमिक, सी में दिया हुआ पेलिस केटस, डी में दिया हुआ गेलस। तो बताइए इसका 28 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि एंडेमिक। ठीक है, एंडेमिक इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मकाक शेर के पूंछ जैसा बंदर होता है और यह एक पुरानी दुनिया का बंदर है जो कि दक्षिण भारत के पश्चिमी घाटों में यह पाया जाता है। मकाक की गर्दन पर शेर की तरह बड़े बड़े बाल होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 1.05, 0.48, 0.46, 0.55। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, यानी कि 46%। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 46% होती है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, रजत डैश का मिश्र धातु, किसका ही मिश्र धातु है रजत? कॉपर और जिंक, कॉपर जिंक और निकेल, कॉपर और टीन, कॉपर जिंक और टीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये कॉपर जिंक और निकेल का ये मिश्र धातु रजत है। ठीक है, देखिए कॉपर आपका 60% रहता है। ठीक है, प्लस आपका जिंक रहता है 20% रहता है, और निकेल जो रहता है 20% और तीनों मिलकर रजत बनता है। नेक्स्ट देखिए, सभी खाद्य श्रृंखलाएं कहाँ शुरू होती हैं? जीवाश्म ईंधन के जलना से, भोजन खाने से, सूर्य से ऊर्जा, बैक्टीरिया को अपघटन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सूर्य से ऊर्जा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। सभी खाद्य पदार्थ जो कि होता है सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसीलिए सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, चलिए 32 नंबर में, जंगल बनाने के लिए बंजर भूमि में पेड़ लगाने के प्रयास को क्या कहा जाता है? वन कटाई, वृक्षारोपण, वन रोपण, वनीकरण। तो ये आप लोग का वनीकरण कहा जाता है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए शुद्ध पानी का पीएच स्तर क्या होता है? 5 या फिर 4 या फिर 7 या फिर 8। तो बताइए शुद्ध पानी का पीएच स्तर क्या होता है? तो ये आपका हो जाएगा 7, जो कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है आपका 34 में, बिग बैंग कितनी साल पहले हुआ था? 14.7 अरब साल पहले, 13.5 अरब साल पहले, या फिर सी में दिया हुआ 13.7 अरब साल पहले, या फिर 11.7 अरब साल पहले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन, यानी कि 13.7 अरब साल पहले बिग बैंग हुआ था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा आप लोग जान लीजिए बिग बैंग के बारे में। तो देखिए, दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ब्लैक होल और बिग बैंग सिद्धांत को समझाया। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की रचना की एक वैज्ञानिक थ्योरी है। इसके अनुसार करीब 14 अरब साल पहले पूरे भौतिक तत्व और ऊर्जा एक बिंदु में सिमटी हुई थी, फिर इस बिंदु ने फैलना शुरू किया। बिग बैंग जब विस्फोट जैसा विस्फोट नहीं था, लेकिन इसमें प्रारंभिक ब्रह्मांड के कण समूचे अंतरिक्ष में फैल गए और एक दूसरे से भागने लगे। ठीक है, ये और सिद्धांत था। नेक्स्ट देखिए 35 नंबर, देश एक आंत्र परजीवी कौन सा? अमीबा, आइसिस, कंडू, टेपवार्म, बोरेलिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टेमवार्क, ये एक आंत्र परजीवी है। ठीक है, क्या है? आंत्र परजीवी है, इसीलिए सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है, श्वेत रक्त कोशिकाओं के लिए एक नाम और क्या है? श्वेत रक्त कोशिका को यानी कि आरबीसी को और क्या कहा जाता है? एरियोथ्रोसो, क्या है? एरिथ्रोसाइट्स, क्लोरोंजाइलेनॉन, ल्यूकोसाइट्स, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। देखिए, श्वेत रक्त कणिका को ल्यूकोसाइट जैसा कहा जाता है, और लाल रक्त कणिका को एरियोथ्रोसाइट कहा जाता है, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। राइट, चलिए नेक्स्ट है 37 नंबर, भारत का पहला यूरेनियम खदान कहाँ है? बताइए। टूमेंटल यूरेनियम खदान, कोलूर खान, जादूगोड़ा खान, डिगबोई खान। तो भारत का पहला यूरेनियम खदान की बात करते हैं दोस्तों,
तो ये आप लोग को जादूगोड़ा जो कि झारखंड में स्थित है ना, यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला में है। और ये खदान यहाँ पे कार्य करना प्रारंभ किया है, यानी कि शुरू किया है 1967 ईस्वी से। चलिए नेक्स्ट है 38 नंबर। एक तितली के आकार का ग्रंथि कौन सा है? अंडाशय, थायराइड ग्रंथिया, आपका पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 38 नंबर का, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्या, बताइए? बी नंबर ऑप्शन, यानी कि थायराइड ग्रंथिया, जो कि एक तितली के जैसा दिखती है ये। चलिए नेक्स्ट आप लोगों को देखिए दिया हुआ 39 नंबर में। प्रकाश की निर्माण की घटना इंद्रधनुष किसके कारण होता है? देखिए प्रकाश का निर्माण जो कि इंद्रधनुष जो बनता है वो किसके कारण होता है? परावर्तन, अपवर्तन, फैलाव कारण, प्रतिबिंब के कारण, अपवर्तन के कारण, फैलाव के कारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि परावर्तन, अपवर्तन और फैलाव के कारण होता है, राइट। नेक्स्ट चलिए देखिए, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए एक उपकरण कौन सा? क्रूसिबल, फ्लोरेंस फ्लास्क, रिएक्टर, बीकर। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल रिएक्टर, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखिए, नेक्स्ट जाने से पहले देखिए दोस्तों, सच्ची मोहब्बत कीजिए किताबों से आपकी जीत सुनिश्चित होगी, क्योंकि सच्ची मोहब्बत की जीत निश्चित होती है। देखिए कहा जाता है ना, प्यार करना ही तो किताबों से कीजिए, ठीक है, प्यार करना है तो किताबों से कीजिए, क्योंकि जो सच्चा होता है वो कभी वो धोखा नहीं देगा। उसी तरह अगर आप किताब से सच्ची मोहब्बत कर लेते हैं और दिन रात किताब में ही लगे रहते हैं तो आपका निश्चित रूप से आपका एक दिन सफलता प्राप्त होगा। इसीलिए वही बोल रहा है, सच्ची मोहब्बत कीजिए किताबों से आपकी जीत निश्चित होगी, यानी कि किताबों को आप अच्छी तरीके से पढ़िए, आपको सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मोहब्बत की जीत निश्चित होती है, ठीक है। क्योंकि जो ईमानदारी से आप लोग कीजिएगा वो उसमें आप कामयाबी हासिल ज़रूर ही होगा। अगर आप खुद में बेईमानी कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 41 नंबर में। एक क्षेत्र जिसमें स्थलीय, समुद्री और तटीय पारिस्थितिक तंत्र शामिल है उन्हें क्या कहा जाता है? अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जीवमंडल रिजर्व, वन्य जीव अभयारण्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय उद्यान। एक क्षेत्र स्थलीय, समुद्री या तटीय पारिस्थितिक तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ये राष्ट्रमंडल नहीं होगा बल्कि जीवमंडल होगा, ठीक है। जीवमंडल इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। देखिए स्थलीय, समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र वाले क्षेत्र को जीवमंडल रिजर्व कहते हैं, ठीक है। देखिए जीवमंडल रिजर्व राष्ट्र सरकारें द्वारा नामित किए जाते हैं और उन राज्यों के संप्रभु क्षेत्राधिकार में रहते हैं जहां वे स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका, देखिए जिस दर से वस्तु अपना स्थान बदलते हैं उसको क्या कहते हैं? खिंचाव, गति, वेग, घर्षण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग वेग कहते हैं, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। किसी वस्तु की विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग वेग कहते हैं। और वेग एक सदिश राशि, सदिश राशि अदिश राशि किसे कहते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। देखिए सदिश राशि उसे कहते हैं जिसका दिशा तय होता है, और अदिश राशि उसे कहते हैं जिसका दिशा तय नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट है, एक उपकरण जो बिजली के चार्ज को पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? दूरबीन, माइक्रोस्कोप, विद्युतदर्शी, बायोमेटास्कोप। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका विद्युतदर्शी, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, देखिए और फिजिक्स का एक विद्युत चैप्टर उसको पढ़ के जाइएगा, उससे भी प्रश्न देखने को मिलता है, राइट। देखिए 44 में है, बैटरी में कौन सी एसिड का उपयोग किया जाता है? बैटरी में कौन सा एसिड रहता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोबोमिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल और राइट आंसर। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र आप लोग जान लीजिए, तो देखिए H2SO4 होता है, ठीक है। जिसमें से आपका देखिए बैटरी में क्या रहता है, देखिए
आपका बता देना चाह रहे हैं H2SO4 9 रहता है और पानी इसमें 1 रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, रेत और कंकड़ के रूप में जाने वाले कणों को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विस्फोट, अपक्षरण, संक्षारण या फिर डीम दिया हुआ है बहिर्पणन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि अपक्षरण। ठीक है, देखिए वायु द्वारा रेतीले भागों में बारीक सेलों यानी रेत, धूल ये सब को उड़ा ले जाने वाली क्रिया को अपक्षरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अपक्षरण कहते हैं। इसलिए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको देखिए दिया हुआ है 46 नंबर में, तापमान जिस पर वायु में जलवाष्प तरल अवस्था में है वह क्या है? संतुष्टि बिंदु, दृष्टिकोण, औसांक, आर्द्रता बिंदु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा औसांक, जो कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, संगम एक प्रकार का क्या है? रूपांतरित है, ज्वालामुखी चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें हैं, अग्निमय पत्थर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टानें, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पत्थर 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला आपका हो गया आग्नेय चट्टान और तीसरा आपका दूसरा हो गया अवसादी चट्टान, और तीसरा आपका हो गया कायांतरित चट्टान। क्या हो गया? कायांतरित चट्टान। तो हम लोग एक एक करके जानते हैं, पहले जानेंगे और कायांतरित चट्टान के बारे में। ठीक है, तो देखिए कायांतरित जो चट्टान होता है ये मैग्मा या लावा के जमने से बनता है। आग्नेय चट्टान कैसे बनता है? तो ये आपका बता देना चाह रहे हैं मैग्मा या लावा के जमने से बनता है। और अवसादी की बात करते हैं, अवसादी चट्टान जो होता है प्राकृतिक कारकों द्वारा छोटी छोटी चट्टानों किसी जगह जमा हो जाती है और ठोस रूप ले लेती है, वह अवसादी चट्टान कहलाती है। देन बात करते हैं थर्ड में, देखिए कायांतरित चट्टान, जो कि ताप हो गया और दाब हो गया और रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। राइट, देखिए 48 नंबर में मेंटल डेस्क के नीचे होता है। मेंटल कहाँ रहता है? भूमध्य रेखा के नीचे या फिर पृथ्वी की पपड़ी में, कोर में या फिर क्रस्टर प्लेट्स में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन, यानी कि पृथ्वी की पपड़ी में। ठीक है, देखिए पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पट्टी कहते हैं। देखिए पृथ्वी के ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? भूपर्पट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपर्पट्टी कहते हैं। ठीक है, जो कि एक ठोस परत है और जो मध्यवर्ती रहता है और बीच वाला जो रहता है उसको हम लोग कहते हैं मेंटल। ठीक है, मेंटल अत्यधिक गाढ़ी परत होता है। ठीक है, और होता है एक बाह्य क्रोट तरल। ठीक है, और आंतरिक क्रोट तरल, जो कि आंतरिक वाला सबसे नीचे रहता है। चलिए नेक्स्ट है आपका दिया हुआ है 49 नंबर में, देखिए सौरमंडल में सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे अधिक चंद्रमा किस ग्रह में है? शनि में, मंगल ग्रह में, प्लूटो में, बृहस्पति में। किस में है दोस्तों? तो ये आपका किस में है बताइए? ए नंबर ऑप्शन, यानी कि शनि में। देखिए अमेरिकी खगोलविदों के अनुसार सबसे अधिक चंद्रमा के मामले ग्रह शनि ने बृहस्पति को पीछे छोड़ दिया। शनि के चारों तरफ देखिए 20 नए चंद्रमाओं की खोज की गई है और इस तरह 82 हो गया है। बृहस्पति के चारों तरफ 79 ही चांद चक्कर लगाते हैं। बृहस्पति के चारों ओर कितने चांद चक्कर लगाते हैं? तो ये इसका 79 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, देखिए खमीर अंगूर की चीनों को किसमें परिवर्तित करती है? अल्काइन में, एसिड में या फिर बेस में या फिर अल्कोहल में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका अल्कोहल। ठीक है, यानी कि दारू में। राइट, देखिए दोस्तों एक बात आप लोग बता देना चाह रहे हैं। देखिए जॉर एग्जाम टीम के द्वारा दोस्तों देखिए आप लोगों ने नोट्स तैयार किया गया है। चाहे हम लोग सोशोलॉजी की बात करते हैं, चाहे होम साइंस की बात करते हैं, चाहे साइकोलॉजी की बात करते हैं, चाहे पेपर 2 हिंदी की बात करते हैं, चाहे पेपर 1 की बात करते हैं, सभी के लिए दोस्तों नोट्स तैयार किया गया है, जो कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और दोस्तों ये आप लोग आगामी आने वाले झारखंड महिला सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन में आप लोगों को यहाँ से प्रश्न 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी सिलेबस बनाया गया है दोस्तों सारा ये सिलेबस के
अकॉर्डिंग है, ठीक है। जो भी आप लोग का जैसे यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को द्वारा दिया गया था, सारा आप लोग सिलेबस A to Z आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये नोट्स तैयार किया गया है बहुत सारे शिक्षकों के वेरीफाई के बाद, बहुत सारे शिक्षकों के गहन अध्ययन के बाद इस नोट्स को तैयार किया गया है। तो निश्चित ही रूप से आप लोग का एग्जामिनेशन में प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग का भी सपना है, ड्रीम है, गोल है झारखंड महिला सुपरवाइजर में एक सीट पक्का करना, तो ये नोट्स दोस्तों आप लोग के लिए रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है। तो ये नोट्स आप लोग कैसे प्राप्त करते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो चलिए आप लोगों को प्रोसेस बताते हैं। तो देखिए आपको नीचे एक नंबर दिख रहा होगा, ठीक है, 8789125229, ठीक है। आप लोग क्या करना है, इसमें 200 पेमेंट करना है। देन उसके बाद स्क्रीनशॉट आप लोग इसी व्हाट्सएप नंबर में भेज देना। उसके बाद आपको बता देना कि आपको कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए, पेपर 1 का चाहिए या फिर पेपर 2 हिंदी का चाहिए, या फिर सोशोलॉजी का चाहिए, या फिर साइकोलॉजी का चाहिए, या फिर होम साइंस का चाहिए, या फिर जिसको भी चाहिए आप लोग बता दीजिएगा। उसके बाद जो एग्जाम टीम को द्वारा आप लोग को सिर्फ 2 मिनट के अंदर में नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को नोट्स के बारे में प्राप्त पता चल गया। तो देखिए आप लोगों जो एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज़ भी बनाया गया, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ही जरूरी, इससे आपको पता चलेगा कि आपको तैयारी किस लेवल का है, नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता ही होगा किस तरह का आजकल कंपटीशन हो गया, बहुत सारे कैंडिडेट तैयारी करते हैं। क्योंकि आप सभी को पता होगा झारखंड में बहुत सालों से यहाँ पे वैकेंसी बहाली नहीं हो रहा था, बेरोजगारी की संख्या जाहिर सी बात है और ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ उत्पाद पुलिस के अभी 500 सीट है और यहाँ पे भरा है कितना, 6 लाख भरा है। तो सोचिए कितना कंपटीशन है, और अभी रनिंग हो रहा है जिसमें से 100 को में 80 को पास कर जा रहा है। तो बताइए कितना एग्जाम में कंपटीशन होगा। इसीलिए टेस्ट सीरीज देना बहुत ही ज़रूरी है। इससे अपने आप को जांचने का अवसर मिलता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट में वीक है, नहीं है, कौन से सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, इससे आइडिया लगता है। और जिस सब्जेक्ट में आपको कम मार्क्स आ रहा है तो उस सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, तब जाके उसमें आप सही कर पाइएगा और एग्जामिनेशन में भी इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। और टेस्ट सीरीज लगाने से होता है कि टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही बड़ा रोल अदा रहता है एग्जामिनेशन में, क्योंकि पता चलेगा जो मॉक टेस्ट या टेस्ट नहीं लगा गए हैं 150 में, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं पेपर 3 में का ही 150 क्वेश्चन है, ठीक है। 2 घंटा समय दिया गया है, उसको पता चलेगा पढ़ते पढ़ते उसका 2 घंटा ख़त्म और 50-60 क्वेश्चन ही वो टिक लगाया। तो बताइए कि 50-60 क्वेश्चन में आपका सिलेक्शन हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए हम लोग पास पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया, पेपर 3 हो गया, सभी के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो देखिए पेपर 1 में आपको मिल जाएगा हिंदी इंग्लिश रहता है, पेपर 2 में देखिए हिंदी का मिल जाएगा, खोटा का मिलेगा, नागपुरी का मिलेगा, और पेपर 3 की बात करते हैं सोशोलॉजी, होम साइंस, साइकोलॉजी, ये तीनों को मिल जाएगा। और आप लोग क्लियर कर देना चाह रहे हैं, आप लोग 10-10 सेट मिलेगा, ठीक है। और एक पेपर की प्राइस है 200, दोनों पेपर लेना चाहते हैं तो 400 लगेगा, तीनों पेपर लेना चाहते हैं तो आपको 600 लगेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे प्राप्त करना नहीं करना है, देखिए आपको एक नंबर दिख रहा होगा 8789125229, ठीक है। इस नंबर में आपको क्या करना है, 200 पेमेंट करना है। देन उसके बाद स्क्रीनशॉट आप लोग इसी व्हाट्सएप नंबर में भेज देना है। उसके बाद आपको बता देना है कि आपको कौन सा पेपर का चाहिए, पेपर 1 का चाहिए या फिर पेपर 2 में हिंदी है, आपका खोटा है, नागपुरी है, जिसको चाहिए आप लोग बता दीजिएगा। पेपर 3 में देखिए सोशोलॉजी है, साइकोलॉजी है, होम साइंस है, इसमें भी जिसको चाहिए आप लोग बता दीजिएगा। उसके बाद जो हर एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग 2 मिनट के अंदर में ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग वहाँ से अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं, अपने आप को जांच सकते हैं कि आपका तैयारी किस लेवल का है, ठीक है। तो ठीक है, आप लोगों को सारा प्रोसेस पता चल गया, कैसे टेस्ट सीरीज लेना है, कैसे नोट्स प्राप्त करना है ना। तो पता चल गया होगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है 51 नंबर। पवन की गति के माप की इकाई को क्या कहा जाता है? बताइए, पवन की गति के माप की इकाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में दिया हुआ कैंडेला, छोटी चम्मच, नावीय, जहाज मील। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन, यानी कि जहाज मील। चलिए नेक्स्ट है 52 नंबर में।
डेस 10 खनिजों का एक पैमाना है जो बहुत ही नरम तालक से लेकर बहुत कठिन हीरे तक है। कौन सा है? परिणाम स्केल, मोह की कठोरता का स्केल, आज्ञाकारी तराजू, मापन का नाममात्र स्केल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन, यानी कि मोह की कठोरता का स्केल। ठीक है, देखिए मोह स्केल जो कि 10 अंक रहता है, जिसमें से 10 हीरा और 0.6 ग्रेफाइट होता है। चलिए नेक्स्ट है, उत्तरी अटलांटिक महासागर पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? हरिकेन कहा जाता है, और चक्रवात, या फिर तूफानी लहर, या फिर मूसलाधार बारिश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि हरिकेन कहा जाता है। राइट। तो देखिए, अपने स्थान और तीव्रता के आधार पर एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि हरिकेन, टाइफोन, ट्रॉलिकन स्टॉर्म, साइक्लोनिक स्टॉर्म। ठीक है, अलग अलग नामों से ये जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है 54 नंबर में देखिए दिया हुआ है, प्लांट सेल की दीवारें का एक बुनियादी संरचनात्मक घटक है। कौन सा है? कोलेनकाइमा, क्लोरोप्लास्ट, सेलुलोज, कोशिका द्रव्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 54 का सी नंबर ऑप्शन, यानी कि सेलुलोज। ठीक है, देखिए यह एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है बताइए? इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H12O5, और यह एक बहुशर्करा है जिसमें एक ही प्रकार का अणु लगातार जुड़ने से 1000 अणुओं वाला पॉलीमर बन जाता है। हरे पेड़ पौधों की कोशिका भित्तियाँ सेल्यूलोज की ही बनी होती है। पेड़ पौधे किस चीज़ की बनी होती है? सेल्यूलोज की ही बनी होती है। राइट। नेक्स्ट चलिए देखिए, जब लाल लिटमस पेपर एक बेस में डूब जाता है तो लाल लिटमस पेपर का रंग कैसा होता है? जब लाल लिटमस पेपर को एक बेस में डुबाया जाता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है, नीला हो जाता है, पीला हो जाता है, बैंगनी हो जाता है। कैसा हो जाता है? ये नीला हो जाता है, जो कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। जब लाल लिटमस पेपर एक बेस में डूब जाता है तो लाल रंग नीले रंग में बदल जाता है और नीला लिटमस के साथ लाल हो जाता है, लाल लिटमस क्षार के साथ नीला हो जाता है। लाल लिटमस पेपर कैसा हो जाता है क्षार के साथ? तो नीला हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है, निश्चित संरचना का कानून डेस प्रस्तावित किया गया था किसके द्वारा? ए लेवाइजर, जॉन डाल्टन, जोसेफ प्रोडस्ट, विल्हम ऑसवाल्ड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, यानी कि जोसेफ प्रोडस्ट। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए, जोसेफ प्रोडस्ट फ्रांस के एक रासायनिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने निश्चित अनुपात का कानून प्रस्तावित किया था और उन्होंने कहा भी था कि रासायनिक यौगिक हमेशा एक निश्चित अनुपात में जुड़े होते हैं। पूछ जाएगा कि रासायनिक यौगिक हमेशा एक निश्चित अनुपात में जुड़ा रहता है, ये किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? जोसेफ प्रोडस्ट। ठीक है, जो कि फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे। चलिए नेक्स्ट है 57 नंबर में देखिए, और देखिए बायोलॉजी का कोशिका एक चैप्टर है। ठीक है, इससे आपका 100% प्रश्न पूछा जाता है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। डेस प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिका विभाजन के बाद दो कोशिकाओं को विभाजित किया जाता है? अर्धसूत्रण, साइटोकाइनेसिस, कोशिका चक्र, कोशिका द्रव्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि साइटोकाइनेसिस। ठीक है, देखिए यह एक कोशिका विभाजन प्रक्रिया का प्रकार है जिसमें एक कोशिका द्रव्य विभाजित होकर दो कोशिकाएं बन जाती है। नेक्स्ट है 58, मिट्टी में एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। कौन सा है? राइजोबियम, बी में दिया हुआ है राइजोबियम, सी में दिया हुआ फ्रेनकिया, डी में दिया हुआ है एजोटोबैक्टर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका राइजोबियम। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, सबसे प्रचुर खनिज कौन सा है? कार्बोनेट, ऑक्साइड, सिलिकेट, सल्फाइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिलिकेट, जो कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 60 नंबर में,
देश में सल्फर परमाणु एक या एक से अधिक धातु तत्वों में बंधे होते हैं। कौन सल्फर परमाणु एक या एक से अधिक धातु तत्व में बंधे होते हैं? कार्बोनेट, ऑक्साइड, सिलिकेट, सल्फाइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन, यानी कि सल्फाइड। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 61 नंबर में दिया हुआ है, एक निचला बादल क्या है? तुषार, कोहरा, धूम, कोहरा, ओस। ये जो गांव देहात के आदमी होंगे ये इसको आसानी से बता देंगे। तो बताइए क्या होगा? एक निचला बादल क्या होगा? तुषार, कोहरा, धूम, कोहरा। तो ये आंख बंद करके भी बोल देगा इंसान कोहरा होगा, है ना। ठंडा के दिन में देखने को मिलता है। देखिए जब आर्द्र हवा ऊपर उठती है, ठीक है, जब आर्द्र हवा ऊपर उठती है तब जलवाष्प संग्रहित होके और नीचे हल्का हल्का जल की सूक्ष्म बूंदें बनाती है। और कभी कभी अनुकूल परिस्थितियों में हवा के बिना ऊपर उठते ही जलवाष्प नन्ही नन्ही बूंदों में बदल जाती है और गिरने लगती है, और तभी इसे हम लोग क्या कहते हैं? कोहरा। कोहरा आप लोग ठंडा के दिन में देखने को मिलता होगा, किस तरह से थोड़ा सा भी देखने को नहीं मिलेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, एक हार्मोन जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन जो कि रक्त शर्करा को शर्करा को नियंत्रित करता है? इंसुलिन, लेप्टिन, रिलैक्सिन, फोलिसाइल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि रक्त संचरण को नियंत्रित करने का काम करता है। देखिए इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका निर्माण अग्नाशय द्वारा रक्त में मौजूद ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन किसको नियंत्रित करता है? तो ग्लूकोज की मात्रा को। चलिए नेक्स्ट है, सतह क्षेत्र डेश जाती है, वाष्पीकरण की दर क्या होती है? जब सतह क्षेत्र जाती है तो वाष्पीकरण की दर क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, रुकती है या फिर थम जाती है? तो 63 का आंसर हो जाएगा आपका बढ़ जाती है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल 63 का सही आंसर हो जाएगा। राइट, देखिए वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। वाष्पीकरण क्या है? एक आपका सतही प्रक्रिया है। राइट, सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कि कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। चलिए नेक्स्ट है, देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, अरे क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। ठीक है, देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? MgCl4, Mg2Cl2, MgCl2 या फिर MgCl। तो मैग्नीशियम क्लोराइड के सूत्र की बात करते हैं दोस्तों, ये MgCl2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट है, आपका दिया हुआ है 65 नंबर में, डैश को पदार्थ का चौथा चरण, किसको पदार्थ का चौथा चरण माना जाता है? लिक्विड को, प्लाज्मा को, सॉलिड को, गैस को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा को पदार्थ का चौथा रूप चरण माना जाता है। ठीक है, देखिए प्लाज्मा की हम लोग बात करते हैं तो देखिए प्लाज्मा पदार्थ का चौथी अवस्था है। क्लास भौतिक और रसायन शास्त्र में आंशिक रूप से आयनीकृत एक गैस है जिसमें से आपको इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित अनुपात परमाणु या अणु के साथ बंद होते हैं। ठीक है, और इसी के कारण ये स्वतंत्र रूप से गमन भी करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आपका दिया हुआ है 66 नंबर में, मशरूम खमीर किसका उदाहरण है? सेप्रोफाइट्स का, विषम पोषणजों का, शाकाहारी का, स्वपोषक का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेप्रोफाइट्स का उदाहरण है मशरूम, जिसको हम लोग गाँव क्या बोलते हैं? खुखड़ी। ठीक है, उधर जो खेत खलिहान में निकलता है इसको क्या बोलते हैं? खुखड़ी। सेप्रोफाइट मतलब मृत जीव, ऐसे जीव जो कि क्षयमान या मृत जैविक पदार्थों से अपना भरण पोषण करते हैं, मृत जीव कहलाते हैं। जैसे मशरूम मृत जीव है और ये कवक पोषण से प्राप्त होता है। मशरूम किससे प्राप्त होता है? कवक पोषण से। चलिए राइट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 67 में कैनाइन और मोलार दांतों के बीच स्थित को क्या होता है? इंसिरिजम, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलार। तो ये होता है प्रीमोलर। ठीक है, देखिए दांत के 4 मेनली प्रकार होते हैं। पहला आपका हुआ कृतंक यानी कि इंसिसर। ठीक है, जिसको हम लोग काटने के दांत कहते हैं। ठीक है, और इसका संख्या 8 होता है।
सेकेंड में आपका होता है भेदक, यानी कि रदनक भी कहा जाता है, इसको कैनाइन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और ये फाड़ने की दांत होती है और इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और थर्ड में आपका है अग्रचर्वणक, यानी कि प्रीमोलर, जिसको हम लोग चबाने वाले दांत कहते हैं, और इसकी संख्या 8 होती है। और फोर्थ में आपका देखिए चौवर्णक, क्या है, फोर्थ में आपका चौवर्णक है, जिसको मोलर कहते हैं, ठीक है। और ये चबाने और पीसने वाले और दांत होती हैं और इसकी संख्या 12 होती है। कितनी होती है, 12 होती है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मनुष्य के पूरे जीवन काल में दांत कितनी होती है, कमेंट करके बताइएगा। देखिए नेक्स्ट है, गर्मी का खराब कंडक्टर कौन सा है, तांबा, धातु और पत्थर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो बताइए, क्या हम लोग ऊन का कपड़ा गर्मी के दिन में पहनेंगे तो हम लोग क्या रह पाएंगे, नहीं। ऊन का कपड़ा कब पहना जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइए, ऊन का कपड़ा कब पहना जाता है। सो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए दिया हुआ प्रकाश संश्लेषण छोटे चीज़ों के अंदर होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, कोलेनकाइमा, क्लोरोप्लास्ट, सेलुलोज, कोशिका द्रव्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण छोटे चीज़ों के अंदर में रहते हैं और इसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। या फिर हरित लवक एक प्रकार का कोशिकांग है, ठीक है। क्या है, हरित लवक एक प्रकार का कोशिकांग है जो कि सुकेंद्रिक पादप कोशिकाओं में और शैवाल कोशिकाओं में पाया जाता है। इनका हरा रंग इनमें क्लोरोफिल रसायन के कारण होता है और यह रसायन प्रकाश संश्लेषण में बहुत ही अति आवश्यक होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट है, आपका दिया हुआ है 70 नंबर में, किस अवस्था में कणों के बीच सबसे अधिक स्थान होता है, तरल, प्लाज्मा, ठोस, गैस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, गैस, ठीक है। देखिए स्वपोषण हरे पौधे और करते हैं तथा कुछ जीवाणु भी स्वपोषण करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं 71 नंबर में। 71 नंबर में देखिए दिया हुआ है, एक जीव है जो परिसर में मौजूद साधारण पदार्थों से जटिल कार्बनिक यौगिकों का उत्पादन करता है, विषम पोषण जो शाकाहारी, स्वपोषक, मांसाहारी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्या, स्वपोषक, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए 72 नंबर में दिया हुआ, जब हम आयोडीन में स्टार्च डालते हैं तो यह किस रंग में बदल जाता है, काला, नीला, बैंगनी, हरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नीला रंग में बदल जाता है, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिए डैश पानी में अघुलनशील वसा कौन है, जो कि ऐसे वसा का नाम बताना है जो कि पानी में नहीं घुलता है, राइबोफ्लोविन, फोलेट, लिपिड, बायोटीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन, यानी कि लिपिड, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 74 नंबर में, डैश मिट्टी जो खनिजों से बना है जीवित जैविक सामग्री कौन सा है, एहोराइजन, ऊपरी परत, शीर्ष मिट्टी, बीहोराइजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि ऊपरी परत। मृदा की ऊपरी परत जीवित जीव जैविक सामग्री और खनिजों से बना हुआ होता है। चलिए नेक्स्ट है 75 नंबर, एक परमाणु का द्रव्यमान क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का योग, या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग, या फिर सी में दिया इलेक्ट्रॉनों का योग, या फिर इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग से ही परमाणु का द्रव्यमान बनता है, राइट। नेक्स्ट है देखिए, जब आयरन, ऑक्सीजन और नमी का जोड़ होता है तब क्या बनता है, जंग, ऑक्साइड, धातु, इस्पात। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जंग, जो कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। देखिए जंग एक लोहे का ऑक्साइड है जो कि आमतौर पर यह लाल रंग का ऑक्साइड होता है और यह पानी या हवा में नमी के उपस्थिति में लोहे की ऑक्सीजन के साथ रेडॉक्स अभिक्रिया से बनता है। जंग में हाइड्रेट आयरन, ठीक है, और आयरन ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड होते हैं और यह प्रक्रिया चलती रहती है और इसे ही जंग लगना कहते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट है, चलिए, मस्तिष्क डेस के द्वारा संरक्षित होता है। मस्तिष्क किसके द्वारा संरक्षित होता है? जल शीर्ष, मैग्नीजेंस, खोपड़ी, ग्रे मैटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि खोपड़ी। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। देखिए, खोपड़ी जो होता है हड्डियों से बना हुआ एक ढांचा है जो कि कंकाल तंत्र का ही हिस्सा होता है और कई जंतुओं के सिर में पाई जाती है। यह मस्तिष्क की सुरक्षा करती है। मस्तिष्क की सुरक्षा कौन करती है? तो खोपड़ी करती है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन और 77 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, जब प्रत्येक तटीय स्तर में 20 स्तर ऊंच हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? जैविक बढ़ाई, बायो उक्लोमेशन, बियो अम्प्लीफिकेशन, बायोलॉज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, देखिए, डैश में हाइड्रोजन को जलाने से सितारे चमकते। किसमें हाइड्रोजन को जलाने से सितारे चमकते हैं? कार्बन को जलाने से, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि हीलियम। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, तारे को ऊर्जा उसके केंद्र में हो रही न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से मिलती है, जहां हाइड्रोजन के परमाणु संतुलित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया बहुत मात्रा में ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न होता है और इसी कारण सितारे चमकते हैं। राइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 80 नंबर। उस्र मेजर एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? कोम का, कैसियोपेया का, मंडल तारामंडल का, कैनस मेजर का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मंडल तारामंडल, जो कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अर्सा मेजर तारामंडल का भारतीय नाम सप्त ऋषि तारामंडल है। अर्सा मेजर तारामंडल में तारों का समूह होता है जिसमें आमतौर पर बिग डियर भी कहा जाते हैं और यह 28 नक्षत्रों में से तीसरा सबसे बड़ा नक्षत्र है। ठीक है, अर्सा मेजर को सबसे साफ तौर पर अप्रैल में देखा जाता है। कब देखा जाता है? अप्रैल महीना में। देखिए दोस्तों, आप लोग के लिए एक क्वेट्स लेकर आए हैं। देखिए, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। यानी कि दोस्तों देखिए, आप लोग इधर उधर सुनते हैं कि सेटिंग हो रहा है, गेटिंग हो रहा है, पलना हो रहा है, डिगना हो रहा है, एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, हम लोग तैयारी कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, और आप लोग पढ़ना बंद कर देते हैं। बाहर का आप लोग सुनते हैं। लेकिन अगर आप लोग वही अंदर की आवाज़ आप लोग सुनिएगा कि हमको एक सीट पक्का करना है, मतलब करना है, तो उसके लिए आपको सिलेबस को पढ़ना होगा। सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़िएगा ही नहीं और बोले हमको नौकरी चाहिए, तो कोई भी सरकार आ जाए वो नौकरी कभी नहीं दे सकता है। सरकार किसी की भी आए जाएं, अगर आपको नौकरी लेना है तो आपको पढ़ना ही होगा। जो सिलेबस दिया हुआ है वो आपको पढ़ना ही होगा, तब जाके होगा। इसलिए अंदर से आवाज़ आना चाहिए कुछ करने के लिए। दूसरा का देखा देखी कोई भी काम मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत अंधेरे में चला जाइएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न का हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, 81 में दिया हुआ, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यह सरलता से मिल जाती है, यह सस्ता और हानिकारक नहीं है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, जल को गर्म करना आसान है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती। देखिए, जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण इसे तप्त होने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार इसे ठंडा होने में भी अधिक समय लगता है। जल के इसी गुण के कारण रोगियों की सिकाई करने के लिए तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है 82 नंबर। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने के कारण क्या है? प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण। दोस्तों हम लोग ऊपर से अगर पानी टंकी में देखेंगे या फिर कुआं में देखेंगे तो वहाँ पे गहराई कम दिखाई देता है। ठीक है, ये कैसे होता है? अपवर्तन के कारण। देखिए, आप लोग बोले थे प्रकाश से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है, तो प्रकाश को आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम यानी कि तिरछा प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा चेंज हो जाती है और इसी परिघटना को हम लोग अपवर्तन करते हैं। अपवर्तन किसे कहते हैं? फिर से आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाती है, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है
तो क्या होता है कि दूसरे माध्यम में इसे संचरण की दिशा चेंज हो जाती है और इसी परिघटना को हम लोग अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के कारण ही पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई पड़ती है। चलिए नेक्स्ट है, पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? औरक किरणों की अपेक्षा, गामा किरणों की अपेक्षा, एक्स किरणों की अपेक्षा, अंतरिक्षी किरणों की अपेक्षा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अवरोक्त कणों की अपेक्षा। राइट। देखिए, किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण से संबंधित ऊर्जा उसकी आवृत्ति की समानुपाती होती है, यानी कि आवृत्ति अधिक होने पर ऊर्जा भी अधिक होती है। ऊर्जा का क्रम देखिए, रेडियो, सूक्ष्म किरण, औरक, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी, एक्स किरण, गामा किरण, इस तरह है। देखिए नेक्स्ट है 84 में, स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है। देखिए, स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है। कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है? जड़ता का नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, या फिर पास्कल का नियम? तो ये न्यूटन का जो तीसरा नियम है ये इसमें फॉलो होता है। देखिए, न्यूटन का तीसरा नियम आप लोग जान लीजिए। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। सही बात है, हर क्रिया का एक अपोजिट होता है। उदाहरण के लिए, बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर गति, ठीक है, अगर बंदूक को हम लोग चलाते हैं तो पीछे की ओर झटका मारता है। नाव को चलाने के लिए चंपू से जल को पीछे धकेलना, ठीक है, देखिए नाव चलाते हैं तो एक बार पीछे धकेला जाता है, उसके बाद आगे और धकेला जाता है। जब हम किसी लटके हुए पिंड पर कील ठोकते हैं तो कील पर्याप्त बल आरोपित नहीं होने के कारण अंदर नहीं जाती। देखिए, हम लोग कोई भी चीज़ को लटकाएंगे, ठीक है, उसमें जब उसका जो आधार है उसका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो उसमें ठोकाएगा ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पानी से निकालने पर सेविंग जाते हैं, इसका क्या कारण है? कारण ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण, संयंता के कारण, प्रत्यवस्था के कारण, घर्षण के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा कैसी है? ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रेडियो ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो दोस्तों ये जो है ये आप लोग का विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, देखिए टेलीफोन लाइन में धारा विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रवाहित होती है। मध्यपट ऊर्जा को ध्वनि से विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट है, PM 2.5 दर्शाने वाली वायु की गुणवत्ता अधिक खतरनाक होती है पुरातत्विक स्मारकों के लिए, राष्ट्र पार्कों के लिए, वनस्पति उद्यानों के लिए, वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? देखिए 4 ऑप्शन दिया, इसमें से छांट के बताना है कि किसका गलनांक सबसे कम है। बताइए, स्वर्ण का, चांदी का, पारद का, या फिर तांबा का? तो इनमें से पारद का जो है गलनांक वो सबसे कम है। ठीक है, पारद यानी कि मरकरी एकमात्र ऐसा धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। इसके बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा अधिक होती है और इसका गलनांक सबसे कम होता है। राइट, नेक्स्ट चलिए, स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? 0.1 से 1.5, या फिर 1.5 से 3, या फिर 3 से 4, या फिर 4 से 6। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 0.1 से 1.5। ठीक है, देखिए स्टील में लगभग 98.9% आयरन और 0.1% से 1.5% कार्बन होता है। और इसका निर्माण देखिए बेसेमेर विधि यानी कि सीमेंस विधि और विद्युत विधि द्वारा होता है। इसका उपयोग उस्तरे, ब्लेड, चाकू, कुल्हाड़ी इत्यादि बनाने में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, या फिर ऑक्सीजन का? तो बताइए शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है, देखिए
कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस कौन सी है? कोयला के खदान में विस्फोट किया जाता है पत्थरों को हटाने के लिए, तो उसमें कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वायु, मीथेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मीथेन, जो कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, कोयले की खानों में मीथेन गैस का कारण भारी विस्फोट होता है। मीथेन एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। इसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। क्या होता है? CH4 होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का pH मान शून्य से करीब होता है? शून्य से करीब किसका होता है? सांद्र क्लोरिक अम्ल, बेकिंग सोडा, अमोनिया, शुद्ध पानी। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 92 का ए नंबर ऑप्शन, यानी कि सांद्र क्लोरिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पीएच, ठीक है, पीएच स्केल द्वारा अम्ल और क्षार की पहचान की जाती है। पीएच के मान देखिए 7 जल उदासीन को व्यक्त करता है और 7 से कम मान के पीएच वाले द्रव अम्ल होते हैं, जबकि 7 से अधिक वाले मान क्षारीय होते हैं। यानी कि देखिए पीएच आजकल 14 रहता है, ठीक है, 1 से 14 रहता है। 7 से अगर नीचे रहेगा तो वो अम्ल रहेगा, 7 से अधिक रहेगा तो वो क्षार रहेगा। ठीक है, और हिसाब से हम लोग को ऑप्शन में दिया हुआ उसके हिसाब से देखिए HCl का pH मान 2 होता है, बेकिंग सोडा का pH मान 8 होता है, अमोनिया का pH मान हम लोग का 11.6 होता है और शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। इसलिए हम लोग का सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मान 0 के करीब है, इसलिए हम लोग का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता या सिरोसिस पैदा करती है? कॉपर, लेड, मरकरी, जिंक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कॉपर, जो कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। देखिए जब कॉपर शरीर के अन्य भागों यानी कि मस्तिष्क, ब्रीक हो गया और आँख पर भी जमने लगता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? विसलन रोग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, मानव की पसलियाँ किसके साथ जुड़ी हुई रहती है? क्लेविकल, इलियम, अस्टर्नम, स्केपुला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, यानी कि अस्टर्नम। ठीक है, अस्टर्नम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मानव में कुल 12 जोड़ी यानी कि 24 पसलियाँ पाई जाती है। पूछ देगा मानव में कितने जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? 12 जोड़ी पाई जाती है, और सभी जो पसलियाँ रहती है अस्टर्न के साथ जुड़ी हुई रहती है। नेक्स्ट है देखिए 95 नंबर, मनुष्य के हृदय की अलिंद की दीवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। वह हार्मोन कौन सा है? CCK, NF, GIP, ADH। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा NF। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। चलिए नेक्स्ट है 96 नंबर, निम्नलिखित में से किन प्रजातियों का अस्तित्व अत्यंत खतरे में? जंगली उल्लूक, जिप्स वल्चर, सफ़ेद पीठ वाले बगुले, गंगा की डॉल्फिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद पीठ वाले बगुले, या फिर और संकट में है ना। देखिए सफ़ेद पेट वाले बगुले का वैज्ञानिक नाम आर्डिया इनसिग्निस है, जो कि IUCN द्वारा इसे अत्यंत खतरे वाली प्रजातियों की सूची में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, DNA में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी? DNA में कौन सी शर्करा पाई जाती है? हेक्सोस, पेप्टुलोस, पेंटोस, जाइलुलोस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पेंटोस। ठीक है, देखिए DNA और RNA दोनों में पेंटोस प्रकार की शर्करा होती है। DNA में डीऑक्सीराइबोज और RNA में राइबोज नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? जोंक में, टेपवर्म में, अमीबा में, घोंघा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि अमीबा में। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? आलू, मूली, गाजर, जिमीकंद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आलू। आलू जड़ नहीं होता है। ठीक है, मूली हो गया, गाजर हो गया, जिमीकंद हो गया, ये सब जड़ है। चलिए लास्ट में आज की क्वेश्चन देखिए, लाल संढार रेड रोट बीमारी निम्नलिखित में से किस पौधे की होती है?
ऑप्शन में देखिए दिया हुआ धान, गन्ना, सरसों, गेहूँ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गन्ना की ये बीमारी है। रेड रोट बीमारी गन्ने के पौधे से संबंधित है और यह फफूंद द्वारा होती है। इस रोग से ग्रसित गन्ने को फाड़ने पर इसके अतिरिक्त उत्तकों के लाल रंग के बीच में सफ़ेद रंग के धब्बे प्रतीत होते हैं और पूरा गुद्दा लाल भूरे और फफूंद जैसा भर जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इम्पोर्टेंट मैराथन क्लास यही थी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्लास आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आया हो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, और आप लोग कैसा लगा क्लास, अच्छा लगा, बुरा लगा, ख़राब लगा, जो भी लगा आप लोग जितने भी कोई देखिएगा, ठीक है, आप लोग कम से कम एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोग कमेंट से मोटिवेट होके और आप लोग के लिए बेटर से बेटर कंटेंट ला सकें, मैराथन क्लासेस से ला सकें, ताकि आप लोग जो सपना है, ड्रीम है, गोल है झारखंड महिला सुपरवाइजर एक सीट पक्का करना, वो आप लोग को प्राप्त करने में मदद कर सके। और अभी तक आप लोग जोहार एग्जाम में नए होंगे तो जोहार एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी इसी प्रकार के वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा।